नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं कर्म विज्ञानीय। देखो, कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये एक छोटे छोटे चैप्टर हैं। जैसे अपन ने पहले दर्शन पढ़ा, फिर द्रव्य पढ़ा, द्रव्य के बाद में अपन ने गुण स्टडी किया, तो दोनों द्रव्य और गुण वाले लेंथी चैप्टर थे। अब ये कर्म। कर्म क्या है कि छोटा चैप्टर है, एक चैप्टर है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर का चैप्टर ही आ जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कर्म की परिभाषा लिखो, कर्म के लक्षण लिखो उसी क्वेश्चन में, और कर्म का सविस्तार वर्णन करो। तो पूरा चैप्टर ही आ गया इसमें, मतलब एक तरीके से शुरू से लेके एंड तक सब कुछ लिखना होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कर्म निरूपण। देखो, व्युत्पत्ति व निरुक्ति देखो। क्रय विक्षेपे प्लस मनीन प्रत्यय, मतलब क्रय विक्षेप धातु है ना, उसमें मनीन प्रत्यय लगने पर कर्मन शब्द बनता है। अब ये कर्मन का प्रथम वचन है कर्म, मतलब बहुवचन वाला कर्मन, एक वचन, द्विवचन, तृतीय वचन। संस्कृत में स्टडी करते हैं ना, ये संस्कृत की व्याकरण जिनको ज्ञाता है संस्कृत के उनको पता होगा। ठीक है, कि क्रय विक्षेप धातु में मनीन प्रत्यय लगने पर कर्मन शब्द बनता है। जो कर्मन का जो प्रथम एक वचन रूप है उसको कर्म बोलते हैं। इसकी निरुक्ति क्या है? क्रियते इति कर्मे। ये आपको याद होनी चाहिए। इसका मीनिंग होता है अर्थार्थ जो किया जाए। अब लिख सकते हो, इसमें लिखा नहीं है तो इसलिए तो टीचिंग करते हैं अपन कि भाई कुछ समझ में नहीं आया तो अपन स्टडी कर ले, समझ ले। क्रियति इति कर्म का मीनिंग मतलब होता है जो किया जाए वह कर्म है। जो भी करने योग्य है, जो किया जाता है, मतलब करने योग्य नहीं, जो किया जाता है एक्चुअली में, जो कर्म किया जाता है ना वो कर्म है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निरुक्ति इसको क्रियति इति कर्म है। व्युत्पत्ति आपको समझ में आई गई कि क्रय विच्छेद धातु में मनीन प्रत्यय लगने पर कर्मन शब्द बनता है। ओके, अब देखो लक्षण। क्वेश्चन आएगा कि कर्म की व्युत्पत्ति और निरुक्ति लिखते हुए लक्षणों को स्पष्ट करो। तो आपको देखो, व्युत्पत्ति आपके सामने, निरुक्ति आपके सामने, अब लक्षण अपन कर ही रहे हैं। तो लक्षण में क्या है? श्लोक संयोगे च विभागे च कारणम द्रव आश्रितम कर्तव्यसम क्रियाक्रम कर्म नान्यपे देक्षित चरक। चरक का श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक मैं 8 श्लोक बता चुका हूँ जो आपको याद होने चाहिए थे। ये 9वां श्लोक है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा श्लोक नंबर बता रहा हूँ? 9वां श्लोक है। 8 श्लोक मैंने बता दिए जब से अपन क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, उससे मैं बताता आ रहा हूँ कि ये श्लोक तो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आयुर्वेद, आयु, सिद्धांत, स्वास्थ्य की परिभाषा, ये इस मिला के ऐसे तरीके मैंने 8 श्लोक बताए थे आपको। ये 9वां श्लोक है जो आपको याद होना चाहिए। संयोगे च विभागे च कारणम द्रवम आश्रितम, जो संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव में आश्रित रहता है। जिस तरीके से गुण आश्रित रहता है ना, उसी तरीके से ये द्रव में आश्रित रहता है। ठीक है, ये ऊपरली भी लाइन याद कर लोगे ना, सिंगल लाइन, वो भी सफिशियंट है। ओके, अब देखो, एक द्रवम गुणम संयोग विभागे स्व कारणम मिति कर्म लक्षणम। अब इसको समझेंगे। ये है वैशेषिक दर्शन का श्लोक है, इसको समझो। एक द्रवम, पहला है ना एक द्रवम, इसका मीनिंग क्या है? मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है आज, तो आराम से बताऊंगा। ठीक है, कर्म एक ही द्रव के आश्रित होता है। कर्म एक ही द्रव के आश्रित होता है। ऐसे नहीं है कि एक ही कर्म, जैसे कि एक ही कर्म अलग अलग द्रवों में आश्रित हो, नहीं, ऐसा नहीं है।
कि जो कर्म है ना, जैसे कोई सा भी कर्म है, चलना, दौड़ना, पास आना, दूर जाना, पास आना, दूर जाना, किसी भी तरह का कर्म, ठीक है, जो भी अपन क्रिया करते हैं वो एक ही द्रव में होती है। ऐसे नहीं है कि आधी यहाँ पे है आधी वहां पे है, ऐसा नहीं है। अगर जो भी क्रिया है एक ही द्रव में पाई जाएगी। सिंपल सी बात समझो कि भाई जैसे कि किसी में चलने का गुण है, जीव जंतु जैसे कि भैंस चल रही है, इसमें चलने का गुण है, तो ऐसा मीनिंग ऐसा थोड़ी है कि आधा यहाँ पे चलेगी आधा वहां पे चलेगी। जो गुण है, जो क्रिया है, मतलब जो क्रिया है, जो कर्म है, एक साथ एक ही द्रव में होगी। एक ही एक क्रिया एक काल में अनेक द्रवों में नहीं हो सकती। ये बोल रहा है कि अगर दूसरी जगह कोई क्रिया हो रही है ना, तो वो अलग द्रव की है, सेम द्रव नहीं है। या तो द्रव चेंज हो जाता है या टाइम चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तब दूसरी जगह जाके होगी। समझो इस बात को। एक द्रवम मतलब कर्म एक ही द्रव के आश्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि योग नहीं होता, दो द्रवों को मिलाकर भाई एक कर्म बन रहा हो, नहीं। एक कर्म का मतलब एक द्रव का एक कर्म निश्चित होता है, चाहे उसको यहाँ पे कर लो एक टाइम पे, चाहे दूसरी जगह जाके दूसरा टाइम पे कर लो। अगर एक ही द्रव है तो वो क्रिया अलग अलग टाइम पे होगी या एक टाइम पे नहीं होगी। एक क्रिया एक काल में अनेक द्रवों में नहीं हो सकती। समझो इस बात को, दूसरी लाइन को। एक क्रिया मतलब कोई भी कर्म एक काल में, मतलब जैसे कि अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो यहीं पढ़ाऊंगा, दूसरी जगह नहीं पढ़ा सकता इस समय, क्योंकि मैं इस समय यहाँ प्रेजेंट हूँ वर्तमान में, अनेक द्रवों में नहीं हो सकती। अब देखो दूसरा है अगुणम। कर्म गुण आश्रित नहीं होता। कर्म द्रव में आश्रित होता है, ना कि गुण में आश्रित होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि उष्णता है, अग्नि में उष्णता है, उष्ण गुण है, तो उस उष्ण गुण की वजह से नहीं जल रहा, वो अलग है। जलना एक अलग प्रोसेस है, उष्ण गुण उसमें गर्म होना एक अलग प्रोसेस है। तो ये बोलता है कि कर्म गुण आश्रित नहीं होता, द्रव के आश्रित होता है। इसका शाब्दिक मीनिंग ये है कि अपन स्टडी कर रहे हैं कि कर्म द्रव आश्रित होता है, ना कि गुण आश्रित। चूंकि कर्म द्रव से प्रत्यक्ष है, वे गुण द्रव में आश्रित होते हैं। ये बोल रहा है कि कर्म और द्रव अलग अलग है। कर्म द्रव से प्रत्यक्ष है, वे गुण द्रव में आश्रित होते हैं। जो अपन ने चैप्टर नंबर 3 यानी 4th स्टडी किया था गुण, तो उसमें बताया था कि गुण द्रवों में आश्रित होते हैं और कर्म भी द्रवों में आश्रित होते हैं, मतलब उसी में रहते हैं लेकिन अलग है, गुण में आश्रित नहीं होता है। शाब्दिक मीनिंग ये बोल रहा है कि कर्म है ना गुण की वजह से नहीं होता, द्रव की वजह से होता है। क्योंकि कर्म द्रव नहीं होता और गुण कर्म में नहीं पाया जाता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन है ये, इसको समझना होगा आपको। क्योंकि कर्म द्रव नहीं होता। जो एक कर्म है, देखो एक तो द्रव है, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मेरे अंदर चलने फिरने का कर्म है, मेरे अंदर गुण भी है कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, जो भी संस्कार है, जो भी अपन ने 41 गुण पढ़े ना, उसके अनुसार बहुत सारे गुण है कि मैं गुस्सा भी करता हूं, बहुत सारे गुण मान लो, किसी तरह का कि 500 वैसे गुण मान लो, गुरुवादी गुण मान लो, किसी भी तरह का। तो ये बोल रहा है कि क्योंकि कर्म द्रव नहीं होता। जैसे कि मेरा चलना फिरना है, वो द्रव थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है कि इसको कोई अपन देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, नहीं। कर्म द्रव नहीं होता, गुण कर्म में नहीं पाया जाता, और गुण है ना कर्म में नहीं पाया जाता तो द्रव में पाया जाता है। तो ये दोनों द्रव की प्रॉपर्टी है, पदार्थ की प्रॉपर्टी है, ना कि गुण कर्म की प्रॉपर्टी है। तो समझना, जो भी प्रॉपर्टी अपन स्टडी कर रहे हैं वो द्रव्य की है। गुण भी द्रव में पाया जाता है, कर्म भी द्रव में पाया जाता है। ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, गुण और कर्म दोनों अलग अलग है। समझ में आया ना? अब देखो संयोगे, ओके वर्षा एक बार और एक्सप्लेन कर दी, ठीक है मैं कर रहा हूं। देखो अगुणम का मीनिंग होता है कि ये गुण में आश्रित नहीं होता। अगर कोई जल रही है, जैसे लकड़ी है, इसको ऐसे समझो कि कर्म सभी गुणों का आश्रय नहीं होता, कारण कि कर्म द्रव से सर्वथा पृथक है। आप इसको ना टर्मिनोलॉजी से समझोगे तो नहीं समझाऊंगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सीधा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई लकड़ी जल रही है, किस वजह से जल रही है? कि उसमें उष्णता है, उष्णता की वजह से थोड़ी जल रही है। जैसे उष्ण तो अपन आगे बैठते हैं, किसी की मतलब अलावा जलाते हैं ना, सर्दियों में अपन जो जलाते हैं लकड़ी को जलाते हैं, उसमें भी उष्णता निकलती है, तो उससे तो नहीं जलते अपन। तो गुण, उष्णता गुण अलग है
और वो जलना वाला प्रोसेस है ना वो अलग है। ये एक दूसरे के साथ में आपस में लिंक नहीं है। ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? लकड़ी की। लकड़ी में उष्णता भी है, अंदर निहित है, अपन को दिख नहीं रही, लेकिन जैसे ही वो जलने वाली क्रिया होगी तो उष्णता गुण वाला जो गुण है उष्णता का वो प्रकट हो जाएगा कि इसमें उष्ण गुण है। अग्नि में उष्ण गुण है, लेकिन अग्नि का जो जलना है, जल रही है, जो प्रोसेस हो रही है, वो क्रिया है, वो उष्णता का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये बोलता है कि कर्म है ना, जो भी क्रिया करते हैं गुण में आश्रित नहीं है, वो द्रव्य में आश्रित है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अरस्तु कर्म अगुण या गुण रहित होता है। ये इसका शाब्दिक मीनिंग यही है कि कर्म द्रव्य में आश्रित होता है, ना कि गुण में। तो कोई भी कर्म होगा किसी व्यक्ति का, अच्छा होगा या बुरा होगा, आध्यात्मिक होगा या लौकिक होगा, जैसा भी कर्म है वो कर रहा है, कि दौड़ रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी कर्म कर रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी है द्रव्य की, ना कि गुण की। अपन बोलते हैं ना कि ये व्यक्तित्व में अच्छे गुण है तो अच्छा ही कर्म करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की है, द्रव्य की है, उस पदार्थ की है, ना कि गुणों की। गुण अलग हैं, कर्म अलग है। तीन चीज हो गई, तीन डायरेक्शन। अपन देखते हैं ना कि जैसे कि एक तो द्रव्य हो गया, एक गुण हो गया, एक कर्म हो गया, तीन प्रॉपर्टी हो गई। तो द्रव्य क्या हो गया? प्रधान। तो द्रव्य के अंदर दो चीज हैं, गुण और कर्म। ये दोनों द्रव्य में आश्रित होती हैं, मतलब दोनों द्रव्य में रहती हैं। गुण और कर्म आपस में नहीं रहते, दोनों द्रव्य में रहती हैं। सिंपल सी बात ये है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि कर्म अगुण या गुण रहित होता है। अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि गुण गुण रहित होता है। इसी तरीके से कर्म भी गुण रहित होता है। इसमें कर्म में कोई गुण नहीं होता, गुण किसमें होता है? द्रव्य में होता है। ओके, अब देखो संयोगे विभागेषु अनपेक्ष कारणम, इसको समझो। संयोग विभाग की उपपत्ति में कर्म किसी अन्य द्रव्य की उपेक्षा नहीं करता। ये बोलता है कि किसी अगर कोई दो वस्तुओं का संयोग हो रहा है या दो वस्तुएं दूर जा रही हैं, अलग हो रही हैं, अपन ने कल एक पराधिगुण स्थिति कहते हैं ना, संयोग मतलब दो वस्तुओं का मैंने एग्जांपल दिया था, हीरो हीरोइन पास में गले मिल रहे हैं तो संयोग है, दोनों अलग हो रहे हैं तो विच्छेद है, मतलब विभाग है। संयोग विभाग की उत्पत्ति में कर्म किसी अन्य द्रव्य की, तो ये बोलता है कि अगर संयोग और विभाग हो रहा है ना तो कर्म ना, ऐसे नहीं कि दूसरा द्रव्य आएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा तो ही कुछ होगा, नहीं, ये स्वतंत्र ऑटोमेटिक भी कर सकता है। कैसे? समझो इस चीज को। किसी भी द्रव्य की गति से, जैसे कि नॉर्मल है, किसी भी द्रव्य की गति से, मैं वही एग्जांपल दूंगा हीरो हीरोइन वाला, कल बताया था इसलिए समझ में आएगा। जैसे कि हीरो और हीरोइन दोनों गले मिले हुए हैं, ओके, तो पूर्व देश से संयोग का नाश, अब वो दोनों विछड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक विछड़ रहे हैं, कोई तीसरा आदमी विछड़ अपनी सहमति से अलग हो रहे हैं वो, ठीक है, दोनों दूर जा रहे हैं, तो क्या हो गया? विभाग हो गया, मतलब संयोग का नाश हो गया। किसी भी द्रव्य की गति से पूर्व देश में संयोग का नाश, पूर्व देश मतलब पहले वो मिले हुए थे, अब दोनों अलग हो गए तो संयोग का नाश हो गया, कर विभाग उत्पन्न हो जाता है। अब दोनों दूर जा रहे हैं तो विभाग उत्पन्न हो गया ना ऑटोमेटिक, तो दूसरा गुण उत्पन्न हो गया ऑटोमेटिक, विभाग। उस अपन ने तो संयोग का नाश किया था, लेकिन उत्पन्न क्या हो गया? विभाग, मतलब अलग हो गए वो। अब देखो अपन बोलते ना, एक गिलास में पानी भरा है, अपन जाते हैं किसमें इंटरव्यू देने जाते हैं, वो पूछते हैं ना कि आधा पानी भरा है, तो इसमें बोलते, बहुत सा बोलता है कि आधा पानी से भरा हुआ है, या बहुत से बोलेंगे आधा खाली है। बात एक ही है, लेकिन दोनों के नजरिए अलग है। तो सिंपल सी बात है, दो प्रेमी जोड़े एक साथ गले मिले हुए हैं, अपन ने उनको अलग किया, अपन तो कर रहे हैं विभाग, ठीक है, लेकिन देखो आगे क्या हुआ, तथा उत्तर प्रदेश अगले स्थान से संयोग उत्पन्न हो जाता है। अब वो मतलब समझो इस चीज को कि मान लो कि हीरोइन उससे अलग हो गए, गुस्से में लड़ाई करके चली गई, वो मम्मी से जाके मिल रही है गले, तो वहां हो गया संयोग ऑटोमेटिक। तो किसी एक स्थान का संयोग दूसरे स्थान, मतलब एक स्थान का संयोग दूसरे स्थान में विभाग का कारण बनता है, और किसी एक स्थान का विभाग मतलब अलग दूसरे स्थान पर संयोग का कारण बनता है। इसका मीनिंग ये है। तो ये किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा नहीं करता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे? जैसे कि यहां से अलग हुआ तो वहां पे संयोग हो गया, वहां पे संयोग हुआ तो यहां से अलग हो गया, ऐसे है ये। किसी भी द्रव्य की गति से पूर्व देश में संयोग का नाश होकर विभाग उत्पन्न हो जाता है, तथा उत्तर प्रदेश मतलब अगले स्थान जो भी है, कुछ भी मान लो एग्जाम्पल, कुछ XYZ से संयोग उत्पन्न हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है, मतलब अपन ने तो संयोग किया, हो गया क्या दूसरे की नजर में?
विभाग, अपन ने क्या किया, विभाग किया, लेकिन दूसरा क्या हो गया, संयोग, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया। तो ये बोलता है कि संयोग विभागे की उत्पत्ति में कर्म किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं करता। स्पेशली संयोग विभाग की बात आई है यहाँ पे, इसलिए इन दोनों को स्पेशली बताया है। अब देखो, कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में, अगला पॉइंट है, ये लक्षण ही चल रहे हैं कर्म के, इसलिए कर्म के लक्षण इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है, आप इसको स्टार मार्क डाल लो, ये चैप्टर स्टार मार्क है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, इसलिए ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का चैप्टर है मिनिमम, ये 4 पेज है छोटे छोटे और 10 नंबर का चैप्टर है, इससे अच्छा स्कोरिंग पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस स्कोरिंग चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है ये चैप्टर। कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में, मूर्त द्रव जिनकी संरचना हो सकती है, जो अपनी आंखों से दिखते हैं, उनमें ही पाया जाता है। जैसे कि कर्म केवल मूर्त द्रव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन। देखो अब मन, आप बोलोगे कि मन का कोई मूर्त थोड़ी है, अपन यही तो बोलते हैं कि मन का, अपन देखो बोलोगे, आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जी आपने बोला कि कर्म मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन आया है कि मन में ही पाया जाता है। अमूर्त द्रव कौन कौन से हैं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा में नहीं होता। आपको पता है ना, मन में चंचलता होती है, गति होती है, इस वजह से मन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अपन ने देखा ना कि मन, अपन क्लास में बैठे बैठे अपना मन कहीं, ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है, तो ये है मन को, इसलिए चंचलता, गति, उसमें गति की चंचलता, उसमें चंचलता, गति यानी एक तरह से गति प्रेरक, गमन, अपन कर्म के भेद करेंगे तो इसमें गमन भी आता है, तो गमन वाला भेद की वजह से यहाँ पे मन को इंक्लूड किया गया है कि कर्म केवल मूर्त द्रव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ओनली 4 महाभूत इंक्लूड किए हैं, आकाश को हटा दिया। आकाश क्यों हटा दिया, क्योंकि खाली स्थान, खाली स्थान अपन को दिखता है क्या, क्योंकि अपन जैसे अपने हाथ चलाएंगे इस पे, अपन बोलेंगे अपने स्थान खाली स्थान है, खाली स्थान दिख रहा नहीं है, यहाँ पे हवा भरी हुई है, हवा महाभूत, हवा तो है ना, तो आकाश दिखता नहीं है, खाली स्थान है, मतलब खे वैगुण्य, खाली स्थान। तो आकाश को हटा दिया, तो आकाश को अमूर्त द्रव्यों में, क्योंकि आकाश का कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, आकार नहीं है, इस वजह से आकाश, काल, दिशा, आत्मा, काल का भी कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, कोई मतलब मूर्ति नहीं है, मतलब एक तरीके से आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, ना दिशा का है और नहीं आत्मा का है, इस वजह से ये अमूर्त वस्तु है कि इनकी कोई संरचना नहीं है कि भी ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो कर्म किसमें पाया जाता है, केवल पीजी का क्वेश्चन है, मूर्त द्रव्यों में, और ये मन आता है, तो आप सोचोगे उस समय कि मन का तो कोई रूप नहीं होता, इसलिए आकार, ये इसको बाहर निकाल देते हैं और अपन सही कर देते हैं। कन्फ्यूजन वाला सवाल आता है हमेशा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में ही पाया जाता है कर्म, मतलब ये मूर्त। अब देखो आपको पता है शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, संसार की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से बनकर मिली हैं, लेकिन जिसमें सजीवता है, चंचलता है, मन है साथ में, ठीक है, गति है, वही तो उनमें तो कर्म पाया जाएगा। आप तो बोलोगे कि निर्जीव वस्तुएं जैसे प्लास्टिक है, फोन है, टेबल है, जितने भी आपके आसपास सभी पंच महाभूतों से बनी है, उनमें कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि उनके साथ मन नहीं है, उनमें चंचलता नहीं है, उनमें गति नहीं है, इस वजह से उनमें कर्म नहीं है, ठीक है। कर्म अनित्य होता है, नित्य और अनित्य तो समझ गए होंगे क्योंकि मैंने 50 बार परिभाषा बता दी। नित्य वो होता है जो लगातार चलता रहे, कभी खत्म ना हो, समाप्त ना हो, ठीक है, और अनित्य उत्पन्न हुआ और समाप्त, मतलब जिसका अंत होता है वो अनित्य है। कर्म अनित्य होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती है और अपना कार्य करके नष्ट हो जाती है। कोई भी क्रिया, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ऊर्जा संरक्षित रहती है, फिजिक्स के नियम होते हैं, लेकिन उसका रूप बदल जाता है, वैसे ही है, क्रिया उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई, अब वो दूसरे रूप में बदल गई, वो बात अलग है, लेकिन जो उसका काम था उसने किया और वो नष्ट हो जाती है। तो कर्म अनित्य। अब कर्म अनिष्ट इसलिए हो, क्यों अनित्य इसलिए हुआ क्योंकि वो नष्ट हो जाएगी। जो भी क्रिया होगी थोड़ी देर के लिए होगी, उसका कर्म किया उसने, जो भी उसका गुण था, जो मतलब जो भी उसका कर्म था, मैन उसने किया और समाप्त हो गया। तो कर्म अनित्य होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती है और अपना कार्य करके नष्ट हो जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट बनते हैं। कर्म संयोग विभाग का असमवाही कारण है। इंपॉर्टेंट लाइन अपन ने पढ़ा ना कि संयोग है चाहे विभाग है चाहे कारण है, कि संयोग विभाग का कारण बनता है, लेकिन कौन सा कारण बनता है? असमवाह्य कारण।
समवाह्य कारण और असमवाह्य, दो तरीके से कारण होते हैं। एक तो होता है समवाह्य कारण, दूसरा होता है असमवाह्य कारण। समवाह्य कारण क्या होता है कि उसमें अपन को स्पष्ट दिखता है कि ये इसमें इंक्लूडेड है, कि इसकी वजह से अपना काम हो रहा है। लेकिन असमवाह्य कारण में अपन को महसूस नहीं होता, अपन को अनुभव नहीं होता, मतलब इनडायरेक्टली उसके अंदर ही निहित होता है, वो होता है असमवाह्य कारण। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि किसी पूर्व वस्तु का संयोग अगले का विभाग उत्पन्न हो जाता है, किसी का अगले का विभाग किसी का पूर्व का संयोग हो जाता है। तो अपन को पता ही, अपन ने तो एक काम किया था विभाग का, लेकिन ऑटोमेटिक संयोग उत्पन्न हो गया कहीं दूसरी जगह। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात ये हुई कि असमवाह्य कारण अपन को दिखाई नहीं दिया कि एक साथ साथ दो कारण हो गए। अपन ने तो पृथक किया था लेकिन कहीं संयोग हो गया, अपन ने तो संयोग किया था लेकिन कहीं पृथक हो गया। अपन संयोग करने के लिए दो वस्तुओं को पास में लेके आएंगे तो कहीं से तो लेके आएंगे ना, तो वहां से उनका पृथक हो जाएगा। तो ये असमवाह्य कारण है, संयोग विभाग में असमवाह्य कारण है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ओके, कर्म द्वारा पूर्व संयोग का नाश, पर संयोग की उत्पत्ति होती है। अब वही लाइन फिर आ गई घूम फिर के कि कर्म द्वारा पूर्व संयोग, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी को मैंने यहां से उठाई, तो जहां पे मिट्टी का एक भंडार है वहां से तो मैंने उसको अलग किया, उसको तो अलग ही किया ना एक तरीके से। अपन ने उठाई मिट्टी, कहीं मतलब घड़ा बना रहे हैं, मटकी बना रहे हैं, कुछ कुल्हड़ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो, लेकिन उस भंडार में से मिट्टी उठाई तो वहां से तो अपन ने अलग किया ना। तो इसका उल्टा रोक देखो कि कर्म द्वारा पूर्व संयोग का नाश, जैसे कि मैंने मिट्टी, एक मटकी बनाने के लिए मिट्टी उठाई तो वहां पे जो भंडार था उससे मैंने उसका अलग किया, विभाग किया। कर्म द्वारा पूर्व संयोग, जो पूर्व संयोग था मिट्टी से मिट्टी आपस में, उसको मैंने नाश कर दिया, नाश कर पर संयोग की उत्पत्ति हो जाती है। नया संयोग उत्पन्न कर दिया भाई, एक अच्छा सा आकार दे दिया, नई मिट्टी बना दी, एक नया स्थान बना दिया मिट्टी का, तो पर संयोग मतलब दूसरा संयोग तैयार कर दिया। अर्थात नवीन कर्म संयोग को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाता है। अतः कर्म नवीन संयोग, अब मैंने जो मिट्टी यहां से उठा के लेके गया था और नई मिट्टी बनाई, जब तक जो कर्म किया था वो मैंने कर दिया और उसके बाद वो कर्म समाप्त हो गया और नया आकार बना दिया, नया मटकी बना दी मैंने, तो नवीन संयोग उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाता है। जो क्रिया थी अपन ने ले जाने की, मिट्टी को उठाने की, वहां से अलग करने की, संयोग करने की, जो भी अपन ने प्रोसेस किया वो हुआ और समाप्त हो गया। समझ में आई ना बात, एक कितना इजी वे में है। तो कोई भी वस्तु अगर अपन किसी को वहां से अलग कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो पृथक हुआ है, कहीं ना कहीं से तो उसको अलग किया है। ओके, समान जातीय आरंभकत्व नहीं पाया जाता, अर्थात कर्म स्वयं में कर्म की उत्पत्ति नहीं कर सकता। जैसे गुण कर सकता था ना भाई, उष्णता में उष्ण डाल दो, उष्णता और बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है कर्म में। मतलब ये समान कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। जिस तरीके से गुण की उत्पत्ति हो जाती थी, जैसे अपन बोलते थे ना कि भाई इसमें क्या बोलते हैं ना, मांस की कमी है, इसको मांस खिलाओ, तो इसमें मांस क्या बोलते हैं ना, इसमें प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन खिलाओ, इसमें विटामिन की कमी, इसमें विटामिन खिलाओ, विटामिन की टैबलेट खिलाओ। वो थे गुण वाला प्रोसेस, भाई समान से समान की वृद्धि होना। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं है, कर्म में आपको ऐसे नहीं वृद्धि होती। जैसे कि ऐसा नहीं है कि भाई ये व्यक्ति चल रहा है तो इसके आसपास एक व्यक्ति और चलाओ तो ये तेज चलने लग जाएगा, नहीं, उसकी अपनी जो कैपेसिटी है द्रव की, उसके अनुसार ही कर्म होगा, दूसरे के अनुसार कोई कर्म नहीं होगा। क्लियर कि जैसे कि अपन ने अग्नि जल रही है, लकड़ी में अग्नि जलने का गुण है, तो अपन ने 2-3 लकड़ी और पास में रख दी और तेज जलने लग जाएंगे, क्योंकि अग्नि उत्पन्न हो गई। गुण से गुण की उत्पत्ति हुई, ना कि कर्म। कर्म कभी बढ़ाता नहीं है, मतलब ये बोलता है कि समान जातीय आरंभकत्व नहीं पाया जाता। कैसे? अर्थात कर्म स्वयं में कर्म की उत्पत्ति नहीं कर सकता। अगर आपको कर्म बढ़ाना है तो आपको द्रव्य डालना ही होगा। आपको अगर अग्नि तेज करनी है तो उसमें लकड़ी ज्यादा डालनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपन ने उष्णता डाल दी उसमें, नहीं, आपको मतलब द्रव तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो द्रव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कर्म बढ़ेगा, क्योंकि किसमें निहित है कर्म? द्रव में। किसके आश्रित रहता है कर्म? द्रव में, ना कि गुण में। क्लियर? ये थे लक्षण, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। अब करेंगे सर नहीं समझा, शिवम गुप्ता। ओके,
सिंपल सी बात ये है, अपन बोलते हैं ना कि भाई मीठा कम लग रहा है, मधुर गुण है, मीठा कम हो गया, तो अपन ऐसे किसी में ऐसे तो मीठा डाल देंगे, जैसे कि अपन ने कोई कृत्रिम लेके आया मीठा, जैसे अपन बोलते हैं ना सुक्रोज, कृत्रिम सुक्रोज लेके आया, उसमें मिला दी, मीठा बढ़ जाएगा, तो गुण डाला तो गुण से गुण बढ़ गया। मैंने बताया जैसे कि किसी व्यक्ति में मांस कम है, उसको मतलब हल्का फल्का रूखा सूखा व्यक्ति है, कमजोर है, तो अपन बोलते हैं इसमें मांस कम है, मांस खिलाओ इसको, मधुर रस का सेवन कराओ, क्योंकि उसमें ऐसे गुण है कि ताकि वो उसमें वो गुण बढ़ सके। लेकिन किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति की कमी है, जैसे कि मेरे को टाइपिंग करना एक कर्म हो गया, टाइपिंग करना, तो ये कमी है। अगर ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि इसको टाइपिंग करने वाले कुछ ऐसे पदार्थ खिलाओ जो टाइपिंग करना बढ़ा दे, नहीं, कर्म में ऐसा कुछ पाया ही नहीं जाता, ये सब अभ्यास से आता है, ये सब द्रव से आता है। अगर मान लो कि मुझ में कैपेसिटी होगी टाइपिंग करने की तो मैं टाइपिंग कर पाऊंगा, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, द्रव प्रैक्टिस करेगा, द्रव उसको हार्डवर्क करेगा तो प्रैक्टिस करने की टाइपिंग करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सब द्रव पे यानी जीव पे, सजीव पे, कर्म उसी के अंदर तो इंक्लूड है। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज, जैसे अपन बोलते हैं ना औषधि, तो गुण करता है औषधि में डिफेंड करता है, और कर्म करता है अपने, जो अपन कर्म करते हैं ना, बहुत सारे कर्म है, अभी एग्जाम्पल आएंगे थोड़ी देर बाद में, जैसे लौकिक कर्म, आध्यात्मिक, सद्वत कर्म, अपन दान धर्म जो भी दक्षिणा करते हैं, जितने भी दैनिक जीवन के कर्म है, सुबह उठना बैठना नहाना, जितना भी कर्म है वो सारे कर्म के अंदर निहित होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति सर्दियों में नहाता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई ऐसा लेके आओ उसके साथ में जो डेली नहाता हो, उसको देख के वो भी नहाने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब अपनी डिपेंड करेगा खुद पे, अगर मेरा मन होगा तो मैं नहाऊंगा, मेरा मन नहीं होगा तो नहीं नहाऊंगा। तो कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, क्लियर, ओके, सिंपल सी बात, ऐसे समझो इसको, कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, और इसका विपरीत ये है कि गुण से गुण की उत्पत्ति होती है। अब देखो इसके भेद, इसके दो भेद किए गए हैं, आध्यात्मिक तरीके से और लौकिक तरीके से। आध्यात्मिक कौन है और लौकिक कितने? आध्यात्मिक को समझो, आध्यात्मिक को यहाँ पे बताया नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो भी अपन आध्यात्मिक कर्म करते हैं ना दैनिक दिनचर्या में, अपनी लाइफ स्टाइल में, वो सारे आध्यात्मिक में आते हैं। जैसे कि आध्यात्मिक कर्म यथा सद्वर्थ, अनुष्ठान आदि स्वस्थ आतुर हेतु किए जाते हैं, जो भी अपन स्वस्थ रहने के लिए किए जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जानबूझ के जो नहीं, मुझे तो बीमार होना है इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, उसको पागल ही बोलते हैं, उसका मतलब मन या फिर माइंड संतुलन में नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। यह बोल रहा है कि आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, उसके अंदर अपन चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसके अंदर जो भी कर्म किए जाते हैं वो सारे यथा सद्वर्थ, अनुष्ठान आदि। सद्वर्थ यानी चार प्रकार के सद्वर्थ होते हैं, प्राणियों पर दया करना, लोगों को दया भाव रखना, दूसरे की भलाई सोच के काम करना, ठीक है, अपने 10 तरह के पाप कर्मों को त्याग देना, जितने भी सद्वर्थ मतलब अच्छे अच्छे कर्म जिससे समाज का कल्याण हो, समाज की विकास, जो भी कर्म है, जैसे दान देना, देश राष्ट्र हित में कुछ काम करना, वो सारे। एवं स्वस्थ आतुर हेतु, स्वस्थ आतुर मतलब स्वस्थ, अपना बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे, इसलिए सुबह जल्दी उठना, अच्छे आहार विहार का सेवन करना, ठीक है, मतलब अपत्य भोजन का सेवन नहीं करना, कुछ ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना जो अपनी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट डाले, कुछ भी। क्या हुआ शिवम? तो आध्यात्मिक कर्म यथा सद्वर्थ, अनुष्ठान आदि स्वस्थ आतुर हेतु किए जाते हैं। गुण से गुण की उत्पत्ति होती है, बट समय गुण ही तो उत्पत्ति होगी, वैसेज्य गुण में किससे कैसे उत्पत्ति होगी? सर गुण से गुण की उत्पत्ति होती है, बट समान गुण से तो गुण, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, समान गुण से समान गुण की उत्पत्ति होती है, लेकिन कर्म में ऐसा नहीं है, समान कर्म डालने पे भी समान गुण कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इसके लिए आपको द्रव्य बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वो द्रव्य पूरा पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब अब कर्म बढ़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं आ रहा इजी तो मैं समझा दूंगा इसको एग्जाम्पल पे, जैसे कि अपन फिर वापस आगे पीछे को, कोई बात नहीं। समवाहीकरण आरंभ का बात को नहीं मानता, ये बोलता है कि कर्म है ना जो कर्म से नहीं उत्पन्न हो सकता, कर्म हमेशा स्वतंत्र है, एक तरीके से स्वतंत्र है, किसके अधीन है? ये द्रव्य के अधीन है, ना कि गुण के अधीन है। गुण में क्या होता है कि वो आरंभकवाद को मानता है, आप ऐसे समझोगे गुण को आरंभकवाद को मानता है, जो गुण से गुण की वृद्धि होती है,
कर्म से कर्म की वृद्धि नहीं होती। इसका शाब्दिक अर्थ ये था। अपन कर रहे थे आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक कर्म तथा सद्वर्त अनुष्ठान स्वस्थ आतुर हेतु, जो भी अपन दिनचर्या करते हैं, रात्रिचर्या करते हैं, दिन में जो भी खाते हैं पीते हैं, जो भी अपनी लाइफ स्टाइल है, वो सारे जो जितने भी कर्म हैं, सुबह उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, वर्क करना, दान करना, लोगों को अच्छा काम करना, सारी चीज़ें, ये सब आध्यात्मिक कर्म है। ओके, अब आते हैं लौकिक कर्म। लौकिक कर्म इंपॉर्टेंट है, 5 होते हैं। स्टार मार डालो इस पे। उत्क्षेपण, पहला है उत्क्षेपण। जिसके द्वारा वस्तु का ऊपरी प्रदेश से संयोग हो। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे कि उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर उठना या ऊपर जाना। उत्क्षेपण, उत यानी ऊपर, क्षेपण यानी जाना। तो जिसके द्वारा वस्तु का ऊपरी प्रदेश से संयोग हो, तो समझ लो कि मान लो कि अपनी बॉडी है, ठीक है, अपनी बॉडी से कोई वस्तु का ऊपरी प्रदेश से संयोग करे तो वो है उत्क्षेपण। वैसी तरीके से अवक्षेपण, जिसके द्वारा वस्तु का अधो प्रदेश से संयोग हो। जैसे कि अपनी बॉडी के, अपनी नाभि को अपन ने सेंटर पार्ट बना लिया, मान लो कि ये अपनी नाभि सेंटर पार्ट है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड सेंट्रल पार्ट बना दिया। अब इसके ऊपर जो भी वस्तु का समीप या क्या बोलते हैं उसको स्पर्श होगा, वो है उत्क्षेपण। और अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड से नीचे की ओर कोई किसी वस्तु का स्पर्श होता है तो वो होता है अवक्षेपण। इसी तरीके से आकुंचन, आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना या संकुचित होना, मतलब सिकुड़ना। अब जैसे कि कोई वस्तु अपने पास आ रही है, नजदीक आ रही है, ठीक है, तो वो होता है संकुचन। किसी वस्तु का शरीर के पास आने या सन्निकट प्रदेशों के आना, मतलब नजदीक आना, वो होता है आकुंचन। आकुंचन मतलब किसी वस्तु का पास आना, अपनी ओर आना, वो होता है आकुंचन कर्म। और प्रसारण, किसी वस्तु का अपने से दूर जाना, अपनी बॉडी से दूर जाना, वो है प्रसारण, मतलब फैलना। इसको समझो। उत्क्षेपण यानी किसी वस्तु का अपनी बॉडी से ऊपरी प्रदेश से स्पर्श करना। स्पर्श बोल रहा हूं यहाँ पे तो मतलब संयोग है, मैं अपनी भाषा में स्पर्श बोल रहा हूं, मतलब संयोग होना, मतलब पास आना। जिसके द्वारा वस्तु का अधो प्रदेश से संयोग हो, वो अवक्षेपण, मतलब निचले हिस्से से। आकुंचन यानी सिकड़ना, कोई भी वस्तु है, ठीक है, अपन यहाँ पे मान लो अपन से दूर जा रही है, एक तो होती है दूर जाना, एक होती है पास आना। तो सिकुड़ना मतलब पास आना, आकुंचन सिकुड़ना, किसी भी वस्तु का अपनी ओर पास आना। और प्रसारण का मतलब होता है फैलना। अब है गमन। मैंने बताया था ना, गमन एक गुण है, मतलब कर्म का एक भेद है, ये आ गया गमन वाला। चलना, जिससे संयोग विभाग कारण स्वरूप कर्म की दिशा व प्रदेश अनियत हो। चलन यानी होता है चलना। कर्म में अगर चलन गति है, क्रिया है, तो चलन वाला गुण आएगा। जिसमें गति हो रही है किसी भी तरह की, वो चलन में आएगा। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, जिसके संयोग विभाग कारण स्वरूप कर्म की दिशा व प्रदेश अनियत हो। जिसके संयोग विभाग में क्या कारण क्या होता है? गमनित होता है। किसी एक वस्तु से संयोग किया, दूसरी वस्तु से पृथक किया, किसी दूसरी वस्तु से पृथक किया, तो किसी से संयोग हुआ। इसमें क्या होता है? गमनित तो होता है। कारण स्वरूप कर्म की दिशा व प्रदेश अनियत हो, इस वजह से ये अनियत होती है, क्योंकि अपन को पता ही नहीं होता, क्योंकि ये असमवाह्य कारण है, अपन को पता ही नहीं है। समवाह्य कारण होता तो पता होता, लेकिन ये कारण कौन सा है? असमवाह्य कारण। इसकी वजह से अपन को पता ही नहीं रहता कि किस दिशा में है कौन सा कारण, इसलिए को अनियत है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। कर्म की दिशा व प्रदेश अनियत होती हैं। अब मैं इसको जो क्या बोलते हैं, शिवम का जो एक डाउट था उसको फिर से बता देता हूं। देखो ऐसे समझो इसको, जो गुण हैं और कर्म है, दोनों किसके अधीन रहते हैं? द्रव्य के अधीन रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि गुण भी गुण रहित होता है और कर्म भी गुण रहित होता है। इन दोनों के अंदर गुण नहीं रहते, गुण रहते हैं किसके अंदर? द्रव्य के अंदर। लेकिन वहां पे अपन ने पढ़ा था गुण वाले चैप्टर में कि गुण में गुण की वृद्धि होती है। जैसे अपन सामान्य, अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे समवाय, ठीक है, तो उसमें पता चलेगा कि भाई सामान्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भाई समान से समान की वृद्धि होती है। तो उसमें गुण का एग्जाम्पल आएगा कि समान गुण वाले व्यक्ति खिलाने से समान गुणों की वृद्धि होती है। वहां पे कर्म का एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कर्म साफ साफ लिखा है कि कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती।
अब इसको कैसे भी समझो, कैसे भी जानो, लेकिन ये आचार्यों ने लिखा है, ठीक है। अब आचार्यों ने लिखा और इसको अपन एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे भाई गुण से तो गुण की वृद्धि हो रही है, जैसे किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है, किसी व्यक्ति में विटामिन की कमी है, तो अपन ऐसी टैबलेट, ऐसे सप्लीमेंट्स खाते हैं जिससे उस गुणों की वृद्धि हो जाती है। लेकिन कर्म, जो कर्म करते हैं ना, उसके लिए द्रव्य में निहित होना जरूरी है। ओके, ये था। अब देखो गुण कर्म का साधर्म और वैधर्म। साधर्म यानी समान गुण और वैधर्म यानी विपरीत गुण। मतलब गुण और कर्म में क्या समानता है और गुण और कर्म में क्या विपरीतता है, मतलब क्या भिन्न है दोनों में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा। मैंने बोला था कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज किया था आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको लेनी चाहिए। अब देखो साधर्म मतलब समानता क्या है दोनों में। गुण व कर्म दोनों पदार्थ हैं। कितने पदार्थ है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय पदार्थ हैं। ये तो अपन को पता है ही, क्योंकि अपन पदार्थ तो स्टडी कर रहे हैं। द्रव्य भी एक पदार्थ था, गुण भी एक पदार्थ था, कर्म भी एक पदार्थ है। अगले वाले जो भी आएंगे ना, सामान्य, विशेष, समवाय, ये तीनों भी पदार्थ ही हैं। दोनों अनादि व अनंत हैं। दोनों अनादि मतलब लगातार, और लगातार कंटिन्यू होते रहेंगे। जैसे जैसे द्रव्य है वैसे वैसे चलते रहेंगे, जब तक मतलब अस्तित्व है इनका, ये चलते रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे। दोनों मूल सत्तात्मक है। अगर द्रव्य समाप्त होगा तो ही ये समाप्त होंगे, इसका मीनिंग ये समझना। दोनों मूल सत्तात्मक है। मूल सत्तात्मक, दोनों की सत्ता है, दोनों की एक स्पेसिफिक सत्ता है। ऐसे नहीं कि दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्सिंग कर दिया, दोनों का इसको बता दिया तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों के अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग रूल है, अलग अलग रेगुलेशन है। दोनों की प्रधानता है, गुण की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। दोनों गुण रहित होते हैं। गुण किसमें होते हैं? द्रव्य में होते हैं, ना कि इनके अंदर। गुण के अंदर गुण नहीं रहता और कर्म के अंदर भी गुण नहीं रहता, तो दोनों गुण रहित हैं और दोनों द्रव्य आश्रित हैं। मैंने यही बताया कि दोनों कर्म और गुण दोनों द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं। ये थी इनकी समानता, कि ये मतलब समान समान गुण है। अब वैध धर्म में क्या है, इन दोनों में विभिन्नता क्या है, दोनों में क्या खासियत है तो जो दोनों को अलग बनाती है एक दूसरे से। तो गुण का और कर्म का देखते हैं पहले साथ में। यह द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। सिंपल सी बात यह है कि ये अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। जैसे कि अगर गुरुवादी गुण कितने? 20, कि ये लघु है तो लघु ही है, ये सूक्ष्म है तो सूक्ष्म ही है, ये उष्ण है तो उष्ण ही है, ये शीत है तो शीत ही है। किसी भी तरह का गुण मान लो, वो अपने को प्रदान कर चुका है तो चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज होगा तो द्रव्य का स्वरूप चेंज होगा, ठीक है। तो गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। ये अपन को पता होता है कि भाई ये सिद्ध है, मतलब ये एक तरीके से उष्ण है, ये लघु है, संवरण है, कुछ भी करने वाला। जो 20 गुरुवादी गुण है, 10 परादी गुण है, 6 आध्यात्मिक गुण है और 5 वैशेषिक गुण है, ये पता लग जाता है अपन को पहले से द्रव्य को। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं होता है, यह साध्यावस्था में रहता है। साध्यावस्था में मतलब द्रव्य में निहित रहता है, पता ही नहीं चलता। इसके स्वरूप का अंतिम निश्चय नहीं होता। जब तक कर्म नहीं होगा तब तक अपन पूरा देख नहीं लेते, तब तक अपन बता नहीं सकते कि ये कर्म होगा कि नहीं होगा। ये साध्यावस्था में रहता है, मतलब होगा कि नहीं होगा अपन को डाउट सा फुल सा रहता है। लेकिन एक्चुअली में गुण धर्म है, एक तरीके से पता चल जाता है। संयोग विभाग का कारण नहीं होता। गुण है ना, जो संयोग और विभाग का कारण नहीं बनता, लेकिन कौन बनता है? कर्म बनता है, क्योंकि इसकी परिभाषा में संयोग च विभाग च कारणम। संयोग और विभाग का कारण कौन बनता है? कर्म। संयोग और विभाग का चरम कारण है, चरम यानी अंतिम कारण यही है, निष्क्रिय होता है। गुण निष्क्रिय होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। अगर गुण सक्रिय हो जाएगा ना तो कर्म और गुण में डिफरेंस करना ही पता नहीं चलेगा कि भाई कर्म क्या है, गुण क्या है। डिफरेंस करना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए गुण निष्क्रिय ही होता है। इस बात से अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो निष्क्रिय होता है, चेष्टा रूप होता है। कर्म चेष्टा रूप, किसकी चेष्टा? द्रव्य की चेष्टा। द्रव्य की इच्छा है तो कर्म होता है, मतलब चेष्टा रूप होता है। द्रव्य तो करता है कर्म, तो द्रव्य की चेष्टा रूप है कर्म। मूर्त व अमूर्त दोनों द्रव्यों में उपस्थित, ये चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, उन दोनों में गुण पाए जाते हैं। ऐसे आकाश में भी गुण पाए जाते हैं, दिशा में भी गुण पाए जाते हैं, काल में भी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये अमूर्त हैं। जब भी गुण पाए जाते हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इनमें भी गुण पाए जाते हैं। तो ये मूर्त और अमूर्त दोनों में पाया जाता है। ये केवल मूर्त में उपस्थित होता है,
ये डिफरेंस बता रहा हूँ मैं दोनों में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अपन कर चुके हैं, बस रिपीट हो रही हैं सारी बातें, केवल मूर्त में उपस्थित। नित्य अनित्य दोनों होता है। जो गुण होता है ना, नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। केवल अनित्य होता है, कर्म अनित्य होता है, ओनली अनित्य, मतलब उत्पन्न हुआ, काम किया, खत्म। सहजातीय आरंभक होता है। देखो ये छठी लाइन वही आ गई, सहजातीय आरंभक, मतलब अपने गुणों से आरंभकवाद को मानता है, अपने गुणों से अपने गुणों की वृद्धि करता है। कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, कि ये खुद का ही कर्म करेगा, दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन गुण एक गुण से दूसरे गुण की वृद्धि कर सकता है। क्लियर? ये थे साधर्म्य गुण और वैधर्म्य गुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। यह तो आएगा ये चैप्टर पूरे 20 नंबर में, 10 नंबर में आ जाएगा कि कर्म को सविस्तार से समझाइए, कर्म के लक्षण, परिभाषा, भेद, सारा सब कुछ पूछ लेगा एक ही क्वेश्चन में। आता है ना कि कर्म की निरुक्ति व्युत्पत्ति लिखते हुए, लक्षण लिखते हुए, उसके भेदों को बताते हुए आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता सिद्ध करो। पूरा चैप्टर ही आ गया। अब देखो आयुर्वेद में कर्म की उपयोगिता। आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा हेतु रोगी व निरोगी सभी के लिए कर्तव्य कर्मों का वर्णन किया गया है। चाहे वो व्यक्ति रोगी हो, चाहे वो व्यक्ति निरोगी हो, मतलब स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी को बोलते हैं मतलब स्वस्थ व्यक्ति। कर्तव्य कर्मों का वर्णन किया है। कर्तव्य कर्म, जितने भी कर्तव्य करते हैं अपन, कर्म बिना कोई भी काम नहीं होता। अपन को सुबह उठना है तो उसमें भी उठने वाला कर्म करना है। अपन को टैबलेट लेनी है, दवाई लेनी है, औषधि लेनी है, उसमें भी कर्म करना है। अपन को स्वस्थ रहना तो उसमें योगा है, जॉगिंग है, जो भी अपन करते हैं एक्सरसाइज, वो भी करनी होती हैं। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा मतलब अपने स्वस्थ, अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए, ताकि अपन स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको दूर कैसे किया जाए, इसके लिए भी कर्म करना जरूरी है। रोगी व निरोगी सभी के लिए कर्तव्य कर्मों का वर्णन किया गया है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए सद्वर्त, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो सद्वर्त का पालन करो। सद्वर्त में देखो 10 तरह के पाप कर्म मत करो, किसी की चोरी, चुगली, हिंसा, किसी के मन के गंदे गंदे विचार आते हैं ना, उस तरीके से द्वेष, ईर्ष्या, जो अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 2 में 10 तरह के पाप कर्म, वो जीवों पे दया, अगर दूसरे का काम कर रहे हो तो उसमें अपना भला समझ के ऐसा काम करो। तो जितने भी सद्वर्त के नियम हैं वो सारे मानने चाहिए, मतलब किसी को हानि ना पहुंचाए बिना आराम से अपना काम करो। अस्वस्थ के लिए उपचार, सबसे पहले उपचार कराना चाहिए उसको। वह पथ्य व अपथ्य, क्या अपने रोग के लिए ठीक है, क्या अपने रोग के लिए अपथ्य, भाई इसको इस रोग में ये खाना चाहिए, इस रोग में ये नहीं खाना चाहिए, उसका ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखकर कर्मों का निर्देश किया जाता है कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, अगर बीमार व्यक्ति ज़्यादा है तो रात में कितना सोना है, कैसा भोजन करना है, कितनी नींद लेनी है, कितनी टैबलेट लेनी है, डॉक्टर से मतलब वैद्य से पूरा आचरण करना चाहिए, तभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। आयुर्वेद में कर्म शब्द से पंचकर्म का ग्रहण किया गया है। पंचकर्म तो आप जानते हो, बमन, विरेचन, बस्ती, ठीक है, रक्त मोक्षण और निरूह बस्ती, अलग अलग, जैसे अलग अलग आचार्य ने अलग अलग पंचकर्म बताएं। आचार्य चरक ने अलग बताएं, आचार्य सल ने अलग बताएं। तो बमन, विरेचन, आस्तापासन, अनुपासन और नस, ये तो थे आचार्य चरक के अनुसार, और बमन, विरेचन, बस्ती, नस और रक्त मोक्षण ये थे सुश्रुत के अनुसार। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि बमन, विरेचन, स्वेदन, बस्ती और गंडूस आदि, ये मतलब पंचकर्म में सहायक भी हैं, उनका भी इसमें नाम लिख दिया गया। लेकिन पंचकर्म में मुख्यतः कौन कौन से आते हैं? बमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नस। लेकिन यहाँ पे देखो गंडूस लिख दिया, स्वेदन लिख दिया, क्योंकि ये सहायक हैं। पूर्व कर्म में, प्रधान कर्म में, पश्चात कर्म में ये सहायक हैं, इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है। तो पंचकर्म के साथ सभी को सम्मिलित कर लिया। अब देखो नीचे, इसके अतिरिक्त औषध कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, अपन कुछ भी कर्म करते हैं। जैसे कि मैंने अष्टांग हृदय की चैप्टर नंबर 16 में बताया था कि बस्ती कर्म करना है, तो बस्ती कर्म करने से पहले पूर्व कर्म करना जरूरी है, क्योंकि उसके स्नान करो, उसका सेवदन करो, तो ये सब कर्म में आते हैं। फिर प्रधान कर्म करो कि भाई उसको बस्ती लगाई, फिर उसके बाद पश्चात कर्म करो। पश्चात कर्म में क्या होता है? उसको पेया बिलेपी, उसको ऐसा आहार विहार खिलाओ ताकि उसकी अग्नि प्रज्वलित हो सके, क्योंकि संशोधन कर्म जब भी करते हैं अपन तो अग्नि मंद हो जाती है। तो इसके अतिरिक्त औषध कर्म, औषध कर्म जैसे कि अपन को औषधि कितनी खिलानी है, कितना क्या करना है, औषधि को ग्रहण कैसे किया जाता है, सारी चीजें कर्म के अंदर ही आती हैं। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, आध्यात्मिक कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, लौकिक कर्म आदि का भी आयुर्वेद में विधान किया जाता है।
लौकिक कर्म तो आप जानते हो 5 तरह के होते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण और गमन। लौकिक कर्म आ गए ना। आध्यात्मिक कौन कौन से आ गए? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आध्यात्मिक कर्म, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और रोगी व्यक्ति के लिए रोगों को दूर करने के लिए। पूर्व जन्म के कर्म, अब पूर्व जन्म के कर्म तो अपन ने देखे नहीं, लेकिन उसी पूर्व जन्म को अपन को फल मिलता है। भाई पूर्व जन्म में कुछ ऐसे गलती की होगी जिस वजह से अपन को इस जन्म में ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब कर्म की बात है, कर्म निहित है सारी। शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, विकार आदि में कर्म की प्रमुखता देखी जाती है। यह कर्म दोष, धातु, मल आदि की 6 वृद्धि में सहायक हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, विकार। अपन शरीर की उत्पत्ति हो रही है, किससे उत्पत्ति हो रही है? शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से शरीर की उत्पत्ति हो रही है। तो उस समय जैसे कि अपने माता पिता का आहार विहार कैसा था, उनकी प्रकृति कैसी है, कैसा भोजन सेवन करते थे, कैसा कर्म करते थे, जिस समय उनके शुक्राणु का फॉर्मेशन हुआ या अंडाणु का निर्माण हुआ, उस समय उनकी प्रकृति कैसी थी, कैसे कर्म किए थे, उससे अपनी उत्पत्ति होती है, डिसाइड होती है। अपने जन्म से पहले अपनी प्रकृति डिसाइड हो चुकी। ठीक है। अब अपना क्या हुआ? स्थिति, कैसा अपन जीवन जियोगे, कैसा अपन आहार विहार खा रहे हैं, कैसी अपन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। कोई व्यक्ति तो आलसी होता है, सोता ही रहता है, कोई व्यक्ति मेहनती होता है, मजदूरी करता है, कोई माइंड का काम करता है। तो कर्म कर रहे हो आप, उत्पत्ति, स्थिति, विकार। अब कोई रोग पैदा हो रहा है, आप जरूरत से ज़्यादा दौड़ रहे हो, आप जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जरूरत से ज़्यादा मैथुन कर रहे हो, आप जरूरत से ज़्यादा घूम रहे हो, जरूरत से ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे। जरूरत से ज़्यादा पथ्य और अपत्य भोजन का सेवन कर रहे हो, अपत्य जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हो, तो ये विकार उत्पन्न हो जाएंगे। आदि से कर्म की प्रमुखता देखी जाती है। यह कर्म दोष, धातु, मल आदि की 6 वृद्धि में। अब ये सारा कुछ करोगे तो दोष, धातु, मल, 3 चीज प्रधान है बॉडी में। वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस, जितने भी 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु, और मल, स्वेद, मूत्र, पुरुष, इनमें या तो वृद्धि हो जाएगी या क्षय हो जाएगी, तो आप रोग ग्रसित हो जाओगे। शारीरिक चेष्टाओं में वात वृद्धि, यथा शारीरिक चेष्टाओं से, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि शारीरिक चेष्टाओं, जैसे कि शारीरिक चेष्टा में व्यायाम ज़्यादा करना, ठीक है, दौड़ ज़्यादा लगाना, मैथुन ज़्यादा करना, इन सब में वात की वृद्धि होती है। अब वात वृद्धि हुआ तो उससे संबंधित दोष भी दूषित हो जाएंगे, उससे संबंधित मल भी, तो रोग उत्पन्न हो गया। सिंपल सी बात ये है। गुण, रस, वीर्य, विपाक आदि से दृष्टि से विभिन्न कर्मों का वर्णन किया गया है। चिकित्सा की दृष्टि से लंघन, व्रण, रुक्षण, स्नेह, स्वेदन तथा स्तंभन कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। समझो इस बात को। गुण, रस, वीर्य, विपाक। गुण तो आप जानते ही हो, रस जो अपनी रसेंद्रिय द्वारा अनुवासन किया जाता है वो, ठीक है। वीर्य यानी क्या होता है? वीर्य यानी होता है कि उस औषधि, कोई भी औषधि हो, उसकी कार्य करने की क्षमता। अपन बोलते हैं ना कि ये तो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गया का मतलब क्या है कि उसका पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, वो खत्म हो गई। काम करने की जो क्षमता थी ना, कैपेसिटी, वो खत्म हो गई। उसको बोलते हैं हिंदी में वीर्य, ठीक है। ये सीमन वाला वीर्य नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वीर्य यानी कार्य करने की क्षमता, पोटेंशियली, वो होता है वीर्य। विपाक जो भोजन पचता है, उसके बाद में जो अंतिम रस तैयार होता है, जिससे अपनी धातुओं का निर्माण होता है, वो होता है विपाक। आदि दृष्टि से विभिन्न कर्मों का वर्णन किया गया है। तो ये सब कर्म के अंदर निहित होते हैं, जैसे कि कैसा विपाक का कर्म किया उसने, विपाक ने कैसा कर्म किया है, गुणों ने कैसा कर्म किया है। चिकित्सा की दृष्टि से लंघन, लंघन कर्म, जैसे कि भूखा रहना, धूप का सेवन करना, ठीक है, दौड़ लगाना, एक तरीके से लंघन, एक तरीके से वात की वृद्धि करना, कफ को घटाना, ठीक है। व्रण यानी तरोताजा करना, अच्छा मधुर रसयुक्त वाला भोजन सेवन करना। रुक्षण मतलब रुक्षता लाना, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मांस ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मांस बढ़ा हुआ है, तो उसमें रुक्षता लेके आओ ताकि मांस का शोषण हो, ताकि उसकी जो तोंद है ना, जो फैट जमा हो, वो खत्म हो। स्नेह, कोई व्यक्ति रूखा सूखा है, उसमें ऐसा आहार विहार का सेवन करो ताकि उसमें स्नेहता आए, ताकि वो तरोताज़ा हो जाए। स्वेदन, अगर मान लो किसी के स्रोतस अवरुद्ध है कफ की वजह से, तो उसका स्वेदन कराओ ताकि वो कफ पिघले और स्रोतस का जो स्रोतस है आपस में संचार हो सके। स्तंभन कर्म, स्तंभन कर्म मतलब एक तरीके से किसी भी द्रव को अपनी बॉडी में रोके रखना, थोड़ी देर समाहित रखना, ये सारे महत्वपूर्ण है। ये सारे कर्म आयुर्वेद में महत्वपूर्ण। अपन लास्ट में लिख सकते हो इन सब के बाद में कि ये सारे कर्म चीज़ें आयुर्वेद में महत्वपूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से दर्शाई गई हैं, हर लाइन के पीछे लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आयुर्वेद का कोई भी अंश कर्म में अछूता नहीं है। ये सारी चीज़ें ना 6 की 6, ये सब आयुर्वेद से रिलेटेड है। इस प्रकार आयुर्वेद का कोई भी अंग कर्म
कर्म से अछूता नहीं है, अतः आयुर्वेद में कर्म की व्यापकता देखने को मिलती है। व्यापकता नहीं, पूर्णतः देखने को मिलती है। हर कर्म मतलब हर छोटी से छोटी चीज, छोटी से बड़ी चीज कर्म में निहित होती है। क्लियर? इसलिए कर्म को ऐसा नहीं कि उठना बैठना सोना चलना जागना बैठना औषध लेना नित्य कर्म करना ये सब कर्मों के भेद है, नहीं। इसलिए कर्म में हर जगह कर्म देखने को मिलता है, इसलिए इसका वर्गीकरण संभव नहीं है। ओके, आई होप चैप्टर पूरा हुआ। किसी का कोई डाउट हो इस चैप्टर से संबंधित तो ग्रुप आपके लिए खुला है, ओपन है, एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।